फ्रांसीसी क्रांति ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये एक ऐसा तूफान था जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारे शब्द, ये सारे आइडियाज यहीं से निकले। और इतना ही नहीं, राष्ट्र की सोच और राजनीति में लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट भी इसी क्रांति की देन है। तो चलिए आज इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। चलिए जरा उस सुबह में चलते हैं। सोचिए, पेरिस की सड़कों पर एक अजीब सा खौफ फैला हुआ है। राजा ने अपनी सेना को शहर में भेज दिया है और लोगों में ये अफवाह फैल रही है कि सेना को उन पर गोली चलाने का ऑर्डर कभी भी मिल सकता है। बस यही डर, यही टेंशन एक ऐसी चिंगारी बन गया जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा था उस वक्त फ्रांस में? वो कौन सी गहरी समस्याएं थी जो इस इतने बड़े तूफान की वजह बनी? ये टेबल उस समय के अन्याय को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, उस वक्त फ्रांस का पूरा समाज ना 3 हिस्सों में बटा था, जिन्हें एस्टेट्स कहा जाता था। अब पहले 2 एस्टेट्स, यानी जो पादरी थे और जो शाही खानदान के लोग थे, ये आबादी में तो बहुत कम थे, मुट्ठी भर, लेकिन ज्यादातर जमीन के मालिक यही लोग थे। और सबसे बड़ी बात, ये कोई टैक्स नहीं देते थे, जीरो। सारा का सारा बोझ किस पर था? तीसरे एस्टेट पर, यानी आम लोगों पर। किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, सबके सब। उस दौर का एक कार्टून है जो इस हालत को क्या खूब दिखाता है। इसमें अमीर आदमी को एक मकड़ी की तरह दिखाया गया है और किसान को एक मक्खी जो बेचारा उसके जाल में फंसा हुआ है। ये सिर्फ एक कार्टून नहीं था, ये असल में आम लोगों के दिल में दबे हुई गुस्से और उनकी बेबसी की एक सच्ची तस्वीर थी। तो सवाल ये उठता है कि ये गुस्सा इतना बढ़ा कैसे? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी चीजें एक साथ हो रही थी। एक तरफ सरकार का खजाना बिल्कुल खाली था। राजा लुई 16वें, उनको कोई तजुर्बा नहीं था। ऊपर से देश की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, जिससे खाने की कमी हो गई, और रोटी के दाम वो तो आसमान छू रहे थे। और इन सबके बीच रूसो और लॉक जैसे विचारकों के आज़ादी और बराबरी के नए नए आइडियाज लोगों के दिमाग में आग लगा रहे थे। मतलब एक विस्फोटक माहौल बिल्कुल तैयार था, बस एक चिंगारी की देर थी। और फिर वो चिंगारी भड़क उठी। अब हम आ गए हैं कहानी के दूसरे अध्याय में। आइए देखते हैं कि कैसे ये सुलगता हुआ गुस्सा एक खुली बगावत की आग में बदल गया। साल था 1789। इस एक साल में सब कुछ इतनी तेजी से बदला कि यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, मई में राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए एक मीटिंग बुलाई। जून तक आम लोगों के प्रतिनिधियों ने कहा, हम ही देश की नेशनल असेंबली हैं। और फिर आई वो तारीख 14 जुलाई, जब गुस्साई भीड़ ने शाही जुल्म के सबसे बड़े सिंबल बैस्टिल के किले पर ही धावा बोल दिया। और अगस्त आते आते तो अमीरों के सदियों पुराने सारे स्पेशल राइट्स सब खत्म। और इसी उथल पुथल के बीच से एक ऐसा डॉक्यूमेंट सामने आया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों का घोषणापत्र। इसमें साफ साफ लिखा था कि सभी इंसान आज़ाद पैदा होते हैं और उनके अधिकार बराबर हैं। ये आइडिया उस वक्त के लिए रेवोल्यूशनरी था। क्यों? क्योंकि ये कह रहा था कि अधिकार आपको कोई राजा या भगवान नहीं देता, वो तो जन्म से ही हर इंसान को मिलते हैं। सही मायनों में यहीं से मॉडर्न डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की नींव पड़ी। लेकिन हर क्रांति का एक स्याह पहलू भी होता है। अब हम कहानी के सबसे खूनी, सबसे क्रूर दौर में दाखिल हो रहे हैं। ये वो वक्त था जब बड़े बड़े आदर्शों का सामना जमीन की इस बेरहम हकीकत से हुआ। और इस खूनी दौर का प्रतीक बना गिलोटीन। कहने को तो ये बस एक मशीन थी जिसे मौत की सजा तेजी से और बराबरी से देने के लिए बनाया गया था, पर असल में ये क्रांति के नाम पर होने वाले आतंक का सबसे भयानक चेहरा बन गई। साल 1793, एक ऐसा साल जिसे फ्रांस कभी नहीं भूल सकता। पहले जनवरी में राजा लुई 16वें और फिर अक्टूबर में रानी मैरी एंटोनेट, दोनों को देशद्रोह के इल्जाम में सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। और बस इसी के साथ फ्रांस में राजशाही का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। और दिलचस्प बात यह है कि आज़ादी का मतलब क्या हो, इस पर खुद क्रांतिकारियों में ही 2 फाड़ हो गए थे। एक तरफ कैमिल डेस्मोलिन्स जैसे लोग थे जो कहते थे कि आज़ादी का मतलब है खुशी, इंसाफ और तर्क। वहीं दूसरी तरफ थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। उनका मानना था कि सच्चा लोकतंत्र लाने के लिए आतंक जरूरी है, क्रूरता जरूरी है। यहीं से हमें राजनीति की 2 बिल्कुल अलग अलग सोच की पहली झलक मिलती है। और फिर रोबेस्पियर के लीडरशिप में शुरू हुआ आतंक का वो दौर जिसे इतिहास रेन ऑफ टेरर के नाम से जानता है। एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया, काम था क्रांति के दुश्मनों को सजा देना। पर दुश्मन था कौन? कोई भी।
बस शक होना ही काफी था। अमीर, पादरी और तो और वो क्रांतिकारी भी जो रोबेस्पियर की बातों से सहमत नहीं थे, सबको पकड़ा जाने लगा और हजारों हजारों लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस लगातार खून खराबे और डर के माहौल से फ्रांस अब थक चुका था। लोगों को अब शांति चाहिए थी, स्थिरता चाहिए थी, और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब हम आ गए हैं चौथे अध्याय में, जहां इस उथल-पुथल के बीच से एक नया ताकतवर चेहरा उभरता है। और किस्मत का खेल देखिए, आतंक के इस राज का अंत कैसे हुआ। एक कहावत है कि क्रांति अक्सर अपने ही बच्चों को खा जाती है, और यहां ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। जिस इंसान ने इस आतंक की शुरुआत की थी, यानी रोबेस्पियर, उसे खुद उसी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया जिसके जरिए उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा था। रॉबेस्पियर के जाने के बाद जो नई सरकार आई वो बहुत कमजोर और भ्रष्ट थी। देश में एक पावर वैक्यूम था, एक खालीपन, और इसी खालीपन को भरा एक नौजवान, बेहद होशियार और उससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी जनरल ने। नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। उसने क्रांति की सारी एनर्जी को राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ दिया और 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। तो क्रांति हुई, आतंक का राज आया, फिर एक सम्राट भी बन गया। पर सवाल यह है कि आखिर में सबका हासिल क्या हुआ? चलिए अब कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इस क्रांति ने दुनिया को विरासत में क्या दिया। इस क्रांति की विरासत बहुत बहुत गहरी है। इसने सिर्फ फ्रांस को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदला। इसने राजशाही को खत्म करके लोगों की सरकार यानी डेमोक्रेसी का आइडिया दिया। इसने सेक्युलरिज्म और नेशनलिज्म को जन्म दिया, और वो नारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तो पूरी दुनिया में गूंजने लगा। भारत में टीपू सुल्तान से लेकर साउथ अमेरिका के क्रांतिकारियों तक न जाने कितनों ने इससे प्रेरणा ली। एक और बड़ी कमाल की बात थी, क्रांति ने अपने आइडियाज को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया? तस्वीरों के जरिए, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो सिंबल्स बनाए गए, जैसे टूटी हुई जंजीर का मतलब था गुलामी से आजादी, लाल टोपी का मतलब था आप अब एक आजाद नागरिक हैं, और कानून की तख्ती दिखाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। ये विजुअल लैंग्वेज बहुत पावरफुल थी। तो फ्रांसीसी क्रांति ने हमें ह्यूमन राइट्स की जुबान तो दी, पर यह भी सच है कि इसकी नींव खून और हिंसा पर रखी गई थी। और ये बात हमें एक बहुत बड़े और शायद बहुत मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हिंसा एक जरूरी कीमत है? क्या ऊंचे आदर्शों को बिना खून खराबे के हासिल नहीं किया जा सकता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।